हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक में आगे कुछ 3 कॉन्सेप्ट्स नए देखने वाले हैं, जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप आपने इसके पहले वाली जो सीरीज़ जो मेरी प्लेलिस्ट में दी गई है फ्रिक्शन की वो पूरी पढ़ी होगी। नहीं तो इसके जो पहले वाला जो लेक्चर था उसका लिंक आपको ये देखिए ऊपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द नोटेशन फाई। ठीक है, अब ये हमारे पास में जो कहता है वो क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास में अगर कोई एक बॉडी है जो एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर रखी गई है, तो अगर मैं उसके ऊपर में इसकी FBD बनाऊं, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहले इसका आ जाएगा वेट, जो आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद में अगर वेट है तो उसको संभालने वाला नीचे कहीं ना कहीं एक रिएक्शन भी ज़रूर होगा। तो लेट्स से दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर मान लीजिए मैं इस बॉडी को राइटवर्ड डायरेक्शन में आगे खींचता हूँ विद द फोर्स P, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी की जो टेंडेंसी होगी मोशन करने की वो रहेगी राइटवर्ड में, तो इसकी जो मोशन करने की टेंडेंसी रहेगी वो राइटवर्ड रहेगी। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रेजिस्ट करता है, तो जो फ्रिक्शन आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से ये रहा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, लेट अस से दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब फोर्स अब इतना लगा चुके हैं कि फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम लेवल तक लग चुका है। पिछले वाले वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बॉडी अब कभी भी जस्ट शुरू हो सकती है, इतना फोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो जो हमारे पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, उसको बड़ी आसानी से हमने समझना है। वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास में ये F max फोर्स इधर है और ये नॉर्मल फोर्स इधर है। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, लेट्स से ये हो गया हमारे पास F max फोर्स और ये हो गया हमारे पास में नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा। अच्छा, ये रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स के साथ जो भी एंगल बनाता है उसी को हम बोलते हैं फाई। आराम से समझिए, ये F max और ये नॉर्मल फोर्स, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स इस नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ जो भी एंगल बनाता है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो इट इज द एंगल, दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ किसका किसका, देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच इज F max, ये देखिए F max, एंड द नॉर्मल रिएक्शन विच इज N, ये रहा वो N with the normal reaction. So this angle which is made by the resultant of these two forces with the normal reaction, इसी को हम बोलते हैं angle of friction। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो क्योंकि ये resultant force है तो इसका let us say R be the resultant of F max and N, therefore we can write it as R is equal to square root of, so this will be F max का square प्लस N स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसी चीज को यू नो दैट F max कैन बी रिटन एज म्यू S इंटू N। F max को हम लिख सकते हैं ऐसा, तो उसी चीज को यहाँ पे हम लिख देंगे। सो दिस विल बी म्यू S N द होल स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, सो दिस इज स्क्वायर रूट, ये आ गया R का वैल्यू। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो हमारे पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो हमारे पास में वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, तो उसको हम कैसे फाइंड कर लेंगे। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो रहेगा वो हम रहेगा हमारे पास में, लेट्स से मैं इसका tan ले लेता हूं। सो tan ऑफ फाई विल बी इक्वल टू ऑपोजिट विच इज F max अपॉन N। एंड F max को तो हम सब जानते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज म्यू S इंटू N डिवाइडेड बाई N, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, सो यू कैन राइट इट एज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू S। ये हो गया हमारे पास में वैल्यू। ठीक है, चलिए, अब बहुत सारे बच्चे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये tan का फॉर्मूला कैसे लगा दिया। तो इसी चीज को थोड़ा सा अगर हम घुमा फिरा दें तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखें, ये जो F max है, F max ये रहा, मैंने
ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स आपको पढ़ाया है, आप प्लेलिस्ट में देख लें, आपको वो भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये रहा हमारे पास में एक। अच्छा, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से फिर रिजल्टेंट ये रहा आपके पास में, सो दिस इज आर। तो आपका जो फाई है वो तो ये एंगल है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी को मैंने ऐसे बना दिया, है ना। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहां पे फोर्स की एरो आएगी वहीं पे दूसरे फोर्स की आप स्टार्ट कर दें, वो फोर्स जहां खत्म होता है पहले फोर्स के शुरुआत और दूसरे फोर्स के अंत को जोड़ दें, सो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो काफी सिंपल है ये। चलते हैं आगे, कोन ऑफ फ्रिक्शन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जरा ध्यान से समझें। आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये हमारे घर में जो नॉर्मल डब्बा होता है कोई, तो मैंने उसी को आपको समझाने के लिए एक चीज बनाई हुई है, जरा ठीक से समझेंगे। कोन ऑफ फ्रिक्शन, ये डायग्राम, मान लीजिए मेरे पास ये रफ सरफेस है और ये एक बॉडी मैंने इसके ऊपर रख दी है। अगर मैं इस बॉडी को यहां से खींचूं विद द फोर्स P, देखिए, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेट होगी जो नीचे जा रही होगी, वेट। तो इसको पकड़ने वाला यहां पे कोई ना कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, वेट नीचे, नॉर्मल ऊपर। अब ध्यान से समझें, अगर नॉर्मल रिएक्शन इधर है, आप इसको खींच रहे हैं राइट में, है ना, तो अगर नॉर्मल इधर आ रहा है, आप राइट में खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा, फ्रिक्शन ऐसा आएगा, रोकेगा, फ्रिक्शन इसको आगे बढ़ने से रोकेगा। जैसे देखिए यहाँ पे था, फ्रिक्शन आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में रोक रहा है ना, और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आ रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ होगा इन दोनों का, रिजल्टेंट कहाँ होगा, ऐसा होगा ना रिजल्टेंट, ये देखिए ऐसा होगा, फ्रिक्शन इधर, नॉर्मल इधर, रिजल्टेंट इधर, ठीक है। ये कब, जब ये बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही थी तब। उल्टा करते हैं, उल्टा, अगर बॉडी इधर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर आप इधर खींचेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन अभी भी ऊपर ही आएगा, क्योंकि बॉडी राइट में जा रही है, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इधर आएगा, ऐसे देखिए, ऐसे आ जाएगा। नॉर्मल ये रहा, फ्रिक्शन ये रहा, तो रिजल्टेंट कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा। अब रिजल्टेंट कैसा है, इधर, पहले कैसे था, ये ऐसे था, तो रिजल्टेंट इधर था, देखिए रिजल्टेंट ये था, रिजल्टेंट जब बॉडी इधर जा रही है तो रिजल्टेंट इधर है, ऐसा। अच्छा, जब बॉडी उधर जा रही है, जब बॉडी वहां जा रही है, तो रिजल्टेंट किधर है, इधर है। मान लीजिए इसी बॉडी को अगर मैं यहां खींच दूं तो रिजल्टेंट किधर रहेगा, देखिए इधर रहेगा। समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए ध्यान से। अगर इसी बॉडी को मैं आगे धक्का लगा दूं आपकी तरफ, तो नॉर्मल तो ऐसे ही रह जाएगा। बॉडी आपकी तरफ जा रही है, तो फ्रिक्शन उसको कैसे रोकेगा, मेरे तरफ, देखिए ऐसा दिखा रहा हूं, मेरे तरफ, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, देखिए ऐसा आएगा। साइड से दिखाऊं तो ऐसा है, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा है, फ्रिक्शन मेरे तरफ, रिजल्टेंट इधर। तो अब बॉडी इधर जा रही है तो सिस्टम ऐसा था, बॉडी इधर जा रही है तो सिस्टम ऐसा है, रिजल्टेंट इधर है। बॉडी आगे जा रही है तो रिजल्टेंट इधर है, और बॉडी पीछे जाएगी तो रिजल्टेंट इधर है। मतलब ये रिजल्टेंट जो है ये 360 डिग्री में घूम सकता है, डिपेंडिंग बॉडी किस तरफ में जा रही है। तो इसीलिए जो हमारा रिजल्टेंट है वो अलग अलग जगह पे इसी नॉर्मल के चारों ओर रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर 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 हर जगह हो सकता है। तो ये एक इमेजिनरी कोन बन जाता है। तो ये है हमारे पास में कोन ऑफ फ्रिक्शन। अब चलते हैं, ये तो कुछ तो पढ़ लिया है, लेकिन इसका फायदा क्या है। तो इसका जो फायदा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर मैं इस बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा फोर्स लगा दूं कि ये जो मेरी बॉडी है जस्ट मूव हो जाए, तो उस समय जो फ्रिक्शन आएगा वो फ्रिक्शन कौन सा कहलाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट कहाँ रहेगा, रिजल्टेंट कहाँ रहेगा, ये वाला रिजल्टेंट देखो इस डायग्राम में, रिजल्टेंट कहाँ रहेगा, इधर बीच में रहेगा, देखो इधर इधर बीच में। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए इधर, ये रहा रिजल्टेंट, इधर रहेगा कहीं तो। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा कम खींचता हूँ, थोड़ा कम, मतलब ये बॉडी टेंडेंसी ऑफ मोशन है लेकिन ये मूव नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं आएगा, ये थोड़ा छोटा आएगा, थोड़ा छोटे की वजह से ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट थोड़ा ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में ये जो कोन है ना, ये कोन, अगर आप बॉडी को फुल खींच देते हो कि बॉडी जस्ट इंपेंड करेगी मोशन, तो जो रिजल्टेंट है वो इस कोन के ऊपर आएगा।
लेकिन अगर बॉडी आगे जाना चाह रही है लेकिन आपने मैक्सिमम फ्रिक्शन का यूज नहीं किया, मैक्सिमम फोर्स नहीं लगाया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस कोन के सरफेस पे नहीं होगा, इसके अंदर होगा। ठीक है, आगे इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज। अब ये जो एंगल ऑफ रिपोज है ये भी काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मेरे पास में एक बॉडी है, देखिए ये बॉडी ऐसे हाथ पे रखा है, हाँ, हाथ हॉरिजॉन्टल है। अब इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, एंगल 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 एंगल, एक एंगल ऐसे जरूर आया कि जो बॉडी है ये स्लाइड हो गई, देख रहे हैं, ये जो है ये स्लाइड हो जा रही है। अब हो क्या रहा है, बॉडी को तो मैंने कोई फोर्स लगाया ही नहीं है, ये स्लाइड कैसे हो जा रही है? तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं। बड़ा सिंपल एंड बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। देखिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये उसका सरफेस है जो इंक्लाइंड है। लेट्स से इसकी जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हम मान लेते हैं, लेट अस से ये जो एंगल है ये है थीटा, या उसी को हम बोलेंगे अल्फा, ठीक है, ओके। अब मेरे पास में ना यहाँ पे जो बॉडी है इसकी लेट्स से ये जो है दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। याद रखें वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है लेकिन रिएक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये रहा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अब वेट के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक कंपोनेंट जो रहेगा पैरेलल टू द प्लेन रहेगा, वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा लीजिए, जो एंगल इधर है वही एंगल इधर भी आ जाएगा, अल्फा, ठीक है। अच्छा, अगर ये अल्फा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा W cos ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा W sin ऑफ अल्फा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि ये जो बॉडी है ये अपने आप नीचे के डायरेक्शन में आना चाहती है, लेकिन इसको रोकने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे आ जाएगा फ्रिक्शन। लेट्स से दिस इज F max, ठीक है। तो ये अल्फा एंगल पे या थीटा एंगल पे बॉडी अपने आप नीचे आ गई। तो यही जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब बॉडी अपने वेट की वजह से आप जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे सडनली एक ऐसा एंगल होगा कम से कम जिस एंगल पे बॉडी अपने आप खसकना चालू हो जाएगी। सो इंग्लिश में द मिनिमम एंगल, दिस इज द मिनिमम एंगल, कम से कम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन with the horizontal. So inclination of the plane with the horizontal for which a body kept on it, for which the body which is kept on it just slides down on it without the application of any external force. बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं है, बॉडी अपने आप नीचे खिसक जा रही है। That angle is known as angle of repose. ऐसे एंगल को बोलते हैं angle of repose। अब देखिए मैं अगर यहाँ से ऐसे इसको उठाते जाता हूँ, गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, ये देखिए अब स्लाइड हो गया। ये मिनिमम एंगल है, ऐसा नहीं आप इतना एंगल रख दें और बोले देखिए तो स्लाइड हो रहा है, ये एंगल ऑफ रिपोज है ना। एंगल ऑफ रिपोज किधर बनेगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। ये 0 डिग्री, देखिए ये 0 डिग्री, मेरा हाथ 0 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये देखिए ये स्लाइड हो गया। जैसे ये स्लाइड हुआ तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। खुद के वेट से स्लाइड होना चाहिए। तो चलिए अब ये भी निकाल लेते हैं ये कितना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेट्स से समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो x एंड y एक्सिस है वो ऐसा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो मेरे पास में ये जो ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन, दैट विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे हमारे पास में जो चीज आ जाएगी वो क्या क्या आएगी, देखिए x, तो दिस विल बी प्लस F max माइनस W साइन ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ μs n माइनस W साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो मेरे पास में कंडीशन आ जाएगा वो आ जाएगा समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर में मेरे पास में जो आएगा वो रहेगा y डायरेक्शन ऐसा है, तो लेट्स से ये है हमारा y डायरेक्शन, तो ये अपवर्ड पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाएगी, देखिए अपवर्ड, सो दिस इज प्लस n माइनस
W cos of theta that is equal to 0। तो यहाँ से n का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा that will be W cos of theta। Substituting this equation here, so I'll write it as mu s into W cos of theta minus W sin of theta is equal to 0। अब देखिए W कॉमन निकाल के कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। ये माइनस साइन थीटा वहां जाके बन जाएगा प्लस साइन थीटा, और ये नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब आप चाहिए इसको tan ऑफ थीटा लिखें या फिर इसी को लिखें tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। अब इन दोनों चीज से देखिए, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें, देखिए ये वाला इक्वेशन जो हमारे पास में था फाइनल डेरिवेशन में, यहाँ से और यहाँ से सेम आंसर आ रहा है। यहाँ से आप अल्फा को भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ म्यू, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 5। सो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों सेम के सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम के सेम है। तो इसी के साथ आज हमने 3 इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से पढ़ लें। ज़रूर जल्दी मिलेंगे हम किसी दूसरे लेक्चर में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बहुत आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।